हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास से मनसबदारी व्यवस्था इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। मुगलों के इतिहास में मनसबदारी व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान था। यह मुगल प्रशासन का विशिष्ट लक्षण था। मुगल प्रशासन में अधिकारियों को मनसबदार कहा जाता था। यद्यपि इस प्रथा को भारत में बाबर ने आरंभ किया था, परंतु इसे संस्था के रूप में सुदृढ़ करने का श्रेय अकबर को है। मनसबदार मुगल प्रशासन का महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग बन गया था। लगभग सभी नवाबों, नौकरशाहों और सैनिक पदाधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। उन्हें नकद या जागीरें वेतन के रूप में दी जाती थी। इन जागीरों से वे भू राजस्व तथा दूसरे कर लेते थे। वे अपनी मर्जी से कोई कर नहीं लगा सकते थे। वे केवल उन्हीं करों की वसूली करते थे जो बादशाह द्वारा निर्धारित किए जाते थे। मनसबदार सैन्य और नागरिक प्रशासन दोनों से ही संबंधित थे। उनका स्थानांतरण सैन्य प्रशासन से नागरिक प्रशासन में और नागरिक प्रशासन से सैन्य प्रशासन में हो सकता था। इन मनसबदारों को दो वर्गों, जात और सवार में बांटा गया था। जात व्यक्तिगत स्थिति का घोतक था, जबकि सवार घुड़सवारों को कहते थे। संपूर्ण मुगल काल में मनसबदारों की संख्या निश्चित नहीं थी। इन मनसबदारों की नियुक्ति सिद्धांततः बादशाह करता था और उसकी पदोन्नति उसकी बहादुरी और योग्यता के आधार पर की जाती थी। जिन मनसबदारों को 500 से कम जात का मनसब मिलता था उन्हें मनसबदार, जिन्हें 500 से 2500 के बीच का मनसब मिलता था उन्हें अमीर तथा जिन्हें 2500 से अधिक का मनसब मिलता था उन्हें अमीर आजम या ओमरा कहा जाता था। जिन मनसबदारों को नकद वेतन मिलता था वे नकदी मनसबदार कहलाते थे। मनसबदारों का स्थानांतरण होता रहता था। कोई भी मनसबदार लंबे समय तक एक ही जागीर का जागीरदार नहीं रह सकता था, लेकिन कुछ जागीरें ऐसी थीं जिन पर मनसबदारों का पैतृक अधिकार था और मुगलों ने भी उन्हें मान्यता दे दी थी। वे वतनी मनसबदार कहलाते थे। सैद्धांतिक रूप से मनसबदार का पद वंशानुगत नहीं था। साधारणतः मनसबदार की मृत्यु पर मनसब समाप्त कर दिया जाता था और जागीरें छीन ली जाती थीं। लेकिन वतनी जागीरदारों के साथ ऐसा नहीं होता था। जागीर मनसबदारों के वंशजों को स्थानांतरित कर दी जाती थी, क्योंकि मनसबदारों को ज्ञात था कि उनके मरने के बाद जागीरें छीन ली जाएंगी, इसलिए वे काश्तकारों का शोषण नहीं करते थे। जिन मनसबदारों को
अपने जात पद के अनुपात में सवार रखने का अधिकार होता था, वे प्रथम श्रेणी के मनसबदार होते थे। यदि सवारों की संख्या उसकी जात पद की आधी या उससे अधिक होती थी तो वह द्वितीय श्रेणी का मनसबदार होता था। यदि सवारों की संख्या आधी से भी कम होती थी तो वह तृतीय श्रेणी का मनसबदार कहलाता था। इस प्रकार प्रत्येक मनसबदार की 3 श्रेणियां होती थीं। कोई भी मनसबदार अपने जात पद से अधिक सवार नहीं रख सकता था। सवार पद से यह बोध होता था कि मनसबदारों को राज्य की सेवा के लिए कितने सवार रखने होते थे। अपने वेतन से ही मनसबदारों को सेना के लिए, यातायात के लिए हाथी, ऊंट, खच्चर आदि की व्यवस्था करनी पड़ती थी। मुगल मनसबदारों को विश्व में सबसे अच्छा वेतन मिलता था, इसलिए अनेक विदेशी लोग बड़ी संख्या में अपना भाग्य आजमाने आते थे। उस काल में किसी भी प्रकार का आयकर नहीं था। यद्यपि मनसबदारों को अपनी आय का आधा भाग सेना रखने और जागीरों की व्यवस्था करने में ही खर्च हो जाता था, फिर भी वे शान और शौकत से जीवन व्यतीत करते थे। सैनिक कुशल और योग्य हो, इस बात का भी पूर्ण ख्याल रखा जाता था। इसके लिए प्रत्येक सवार का चेहरा रखा जाता था और घोड़ों को दागा जाता था। मनसबदारों को समय समय पर सैनिकों का निरीक्षण बादशाह द्वारा कराना पड़ता था। अरबी और इराकी नस्ल के घोड़े रखे जाते थे और 10 घुड़सवारों के पीछे मनसबदारों को 20 घोड़े रखने पड़ते थे। जब तक इस नियम का पालन किया जाता था, मुगल सेना सशक्त बनी रही। अकबर के शासनकाल से लेकर संपूर्ण 17वीं शताब्दी तक मनसबदारी का मौलिक रूप बना रहा। जहांगीर ने दू अस्पा सिंह अस्पा प्रथा शुरू की। इसके अनुसार 3000 जात पद वाले मनसबदार और 3000 दू अस्पा सिंह अस्पा वाले मनसबदार को 6000 सैनिक रखने होते थे। शाहजहां ने मनसबदारों के नए वेतन निर्धारित किए। उसने मासिक राशन तथा कई नए नियम निर्धारित किए। मनसबदारों को जागीरें देने के लिए शहंशाह ने रजिस्टर तैयार करवाए, जिनमें जागीरों का ब्यौरा रहता था। आगे औरंगजेब के काल में मनसबदारी व्यवस्था में अनेक दुर्गुण प्रविष्ट हो गए थे। इस तरह से हम इसका अब मनसबदारी प्रथा का मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन को देखते हैं। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों के आधार पर हम पाते हैं कि मुगल काल में मनसबदारी प्रथा सैन्य एवं नागरिक प्रशासन से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था थी। इसे विकसित स्वरूप अकबर ने प्रदान किया था। इस व्यवस्था को लागू करने का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त कर प्रशासनिक इकाइयों को सुदृढ़ करना था। दरअसल बाबर ने इस व्यवस्था को भारत में प्रारंभ किया था, परंतु बाबर एवं हुमायूं के काल में
राजनीतिक व्यस्तता एवं संक्षिप्त शासन अवधि के कारण इसका पर्याप्त विकास नहीं हो पाया। लेकिन अकबर ने सैन्य एवं नागरिक प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए इसे संस्था का रूप प्रदान किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था का विकास परिस्थितियों की देन थी। अकबर द्वारा संगठित किए जाने के बाद या परवर्ती शासकों के काल में भी कायम रहा, लेकिन आगे चलकर इस व्यवस्था में कई दुर्गुण प्रविष्ट हो गए, जिसके कारण आगे चलकर यह टूटकर बिखरने लगा और मुगलों के पतन में इसने एक प्रमुख कारक की भूमिका निभाई। इस तरह से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।